यस वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स की लेक्चर सीरीज में। और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर्स। पिछले सेशंस में हमने बात करी थी सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के बारे में कि सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है, पर आज के इस सेशन में यानी कि आज के जो थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर की लेक्चर सीरीज है, इस पूरी सीरीज जो कि करीब करीब 9 से 10 घंटे की रहेगी इंक्लूडिंग सम न्यूमेरिकल्स, उसमें हम बेसिकली बात करेंगे थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर्स का एप्लीकेशन कि हम इसको यूज कहाँ करते हैं, इसके टाइप्स कौन क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा देखेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ कनेक्शन के बारे में कि सप्लाई साइड में हम कौन सा ट्रांसफार्मर लगाते हैं, हम ट्रांसमिशन में कौन सा ट्रांसफार्मर लगाते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा ट्रांसफार्मर लगाते हैं, हमारा कमर्शियल लोड है, इंडस्ट्रियल लोड है, उसमें स्टार लगाते हैं, डेल्टा लगाते हैं। घरों में सप्लाई जो आती है वो स्टार कनेक्टेड है, डेल्टा कनेक्टेड है। अगर डेल्टा है तो डेल्टा क्यों है, स्टार है तो स्टार क्यों है। स्टार डेल्टा का बहुत बेसिक जो डिफरेंस है वो क्लियर कभी कभी नहीं होता है। हम इसी में उलझे रहते हैं कि स्टार क्या है और डेल्टा कहाँ है, हम डेल्टा कहाँ लगाए, स्टार कहाँ लगाए, स्टार विथ न्यूट्रल, स्टार विथ ग्राउंडेड, ये सब जो कहानी है वो हमारे सेशन में आने वाले कुछ सेशन में हम पढ़ेंगे। हम इसमें ये भी सीखेंगे कि इसमें ओपन डेल्टा जो कनेक्शन होता है उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। स्कॉट कनेक्शन जो कि आर्क वेल्डिंग में यूज़ होता है, उसका एक स्पेशल एप्लीकेशन है, वो हम स्कॉट कनेक्शन जब 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 लेंगे काफ़ी टाइम बाद तो हम उसमें सीखेंगे। हम ये भी सीखेंगे इसके अंदर हार्मोनिक्स की इनवर्स करंट का फिनोमिना, हार्मोनिक्स का जो फिनोमिना ट्रांसफार्मर में होता है, वो डेल्टा में क्या हार्मोनिक्स होता है, स्टार में और बेसिकली क्या हार्मोनिक्स होते हैं, वो सब पूरी कहानी एक ओवरऑल पैकेज मैं आपको थ्री फेज ट्रांसफार्मर का आने वाले कुछ लेक्चर सीरीज में दूंगा। आज का जो हमारा अंडरस्टैंडिंग का जो इस चैप्टर का हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें हम सीखने वाले हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं कि जनरेटिंग स्टेशन जो होते हैं जैसे कि न्यूक्लियर है, सोलर है, विंड है, थर्मल है, इन सब चीज़ों में जो बेसिकली इलेक्ट्रिक जनरेट होती है वो 11 किलो वोल्ट के आसपास होती है। कुछ जगह पे 25,000 वोल्ट होती है, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा माना जाता है जनरली इट इज़ 11,000 वोल्ट और वी कैन से 11 किलो वोल्ट। अब हम जनरेट करते हैं बहुत किलोमीटर दूर, हम घरों में तो करते नहीं है, जहाँ पे कमर्शियल एरियाज होते हैं वहाँ जनरेट करते नहीं इलेक्ट्रिसिटी, हम जनरेट करते हैं थोड़ा दूर, कुछ किलोमीटर, 200 किलोमीटर। जैसा जैसा आपके स्टेशन होते हैं जिसे बोलते हैं जनरेटिंग स्टेशन, जैसे कि डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि दीज आर दी जनरेटिंग स्टेशन, वी कैन से दीज आर दी जनरेटिंग स्टेशन। ये हम देख ही रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पर जनरेटिंग स्टेशंस में ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि मान लीजिए 11 किलो वोल्ट जनरेट हुआ। अब ट्रांसमिशन लाइन 200 किलोमीटर की है ऐसा मान लीजिए, तो हमें जो ट्रांसमिशन होता है, जनरली जो ट्रांसमिशन होता है वो हाई वोल्टेज पर होता है। हम जनरेट कर रहे हैं 11,000 वोल्ट और हमें ट्रांसमिशन करना है 220 किलो वोल्ट पर, तो हमें वोल्टेज को ट्रांसफर करना है। क्योंकि जनरेशन आपका थ्री फेज में होता है तो हमें ट्रांसमिशन भी थ्री फेज का चाहिए, तो वहाँ इधर इसका एप्लीकेशन आता है। तो यानी कि यहाँ पर जो आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये बेसिकली क्या करता है, 11 किलो वोल्ट को 220 किलो वोल्ट में थ्री ट्रांसफार्मर कन्वर्ट कर देता है। तो ये तीन जो ट्रांसमिशन लाइन्स के आप वायर देख रहे हैं, इधर से करंट जाता है, वोल्टेज जाता है और यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। सिमिलरली एक रिसीविंग स्टेशन होता है जो कि फिर इसको बेसिकली कन्वर्ट करता है 220 को 33 में या 132 में, और 132 को 33 में, 33 को फिर 11 किलो वोल्ट में डिस्ट्रीब्यूशन साइड में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन साइड में तीन तरीके के लोड जैसे कि होते हैं। एक रेसिडेंशियल कस्टमर्स होते हैं जैसे घरों में होती है, एक इंडस्ट्रियल कस्टमर्स होते हैं और कमर्शियल कस्टमर्स होते हैं। तो उधर वो लाइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी कि यहाँ पर हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 11 किलो वोल्ट में होता है ये कि जनरेशन 11 किलो वोल्ट में हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन 11 किलो वोल्ट में हो रहा है, यानी कि हम उस 11 को पहले स्टेप अप करते हैं हाई वोल्टेज में और फिर उस हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं हम लो वोल्टेज में। तो जो स्टेप अप और स्टेप डाउन की जो प्रक्रिया है, इसे कोई ना कोई मशीन करती है, उस मशीन का नाम है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। यानी कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर बेसिकली हमारा इस तरीके से यूज करता है, इसलिए ये बहुत एप्लीकेबल है। इसके बिना तो हम काम कर ही सकते हैं। आपके घरों में जो सप्लाई आती है वो सिंगल फेज है, पर जो घर के बाहर जो वायर जा रहे हैं वो थ्री फेज है। वो कहाँ से आते हैं, ट्रांसफार्मर से आते हैं। दैट इज वी आर इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत यूजफुल है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स तो घरों में डोमेस्टिक एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में अपने पढ़ा ही है। मोबाइल चार्जर में पहले होता था कि हम स्टेप डाउन करते थे, ठीक है, लेकिन
बट थ्री फेज ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रिकल का बड़ा इंपॉर्टेंट ये मशीन है जिसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसको हम थोरोली डिस्कस करेंगे, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी ऐसा मान लीजिए, अभी थ्री फेज पे तो समझ में आ गया कि हमें इसको मतलब समझना, इसमें तीन बेसिक, इसमें तीन तरीके के वायर होते हैं वो कि वोल्टेज को ट्रांसफर करते हैं। अब ऐसा मान लीजिए कि मुझे थ्री फेज ट्रांसफार्मर बनाना है। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए हमारे पास एक तरीका ये होता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मैं तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ले लिए मैंने, जैसे कि आप देख रहे हैं, और मैं इसको इस तरीके से यूज करूं कि ये थ्री फेज बन जाए। तो हमने क्या किया कि एक सिंगल फेज में सप्लाई दे दी। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। तो मैंने यहाँ प्राइमरी लगा दी और सेकेंडरी लगा दिया। ये ट्रांसफार्मर एक बेसिकली ए हो गया, इसको आप ए ट्रांसफार्मर बोल दीजिए। सिमिलरली यहाँ पे सेकेंडरी, यहाँ प्राइमरी आप इसमें लगा दीजिए लाइक दिस। आपने ये ट्रांसफार्मर इसमें लगा दिया और ये आपका बेसिकली ट्रांसफार्मर बी हो गया। तो ये आपका एक तीसरा ट्रांसफार्मर हो गया जिसमें आपने प्राइमरी और बेसिकली सेकेंडरी लगा दिया लाइक दिस। तो ये तीन सिंगल फेज यूनिट हो गई जिसको हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए इसको आप बोल दीजिए ये A1 है, ये बेसिकली A2 है। सिमिलरली आप इसको बोल दीजिए ये B1 है, ये बेसिकली B2 है। इसको बोल दीजिए ये C1 है और ये आपका C2 है। और सेकेंडरी साइड में आप इसको स्मॉल लेटर में आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, आप प्राइमरी को स्मॉल लेटर ले लीजिए, सेकेंडरी को कैपिटल ले लीजिए, केवल ये समझाने के लिए कि प्राइमरी सेकेंडरी में अंतर क्या है। तो मैंने प्राइमरी को कैपिटल लिया है और सेकेंडरी को मैं स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये B1 हो जाएगा, ये आपका B2 हो जाएगा, ये आपका C1 हो जाएगा और ये आपका बेसिकली C2 हो जाएगा। ये तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो गए और इसको हम थ्री फेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो एक चीज आप दिमाग में बिल्कुल आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ट्रांसफार्मर के पास दो ही कनेक्शन होते हैं, या तो वो ट्रांसफार्मर स्टार होगा या वो ट्रांसफार्मर बेसिकली डेल्टा होगा। और स्टार विद जनरली न्यूट्रल होता ही है, वो अपन विद ग्राउंड होता ही है। तो वो क्या होता है, ग्राउंड की क्यों हम स्टार विद ग्राउंड क्यों यूज करते हैं वो आने वाले आप समय में सीखेंगे कुछ दिनों में। पर अभी यह समझ लीजिए ट्रांसफार्मर के पास दो ही कनेक्शन है, या तो स्टार होगा डेल्टा होगा। तो मान लीजिए सिंपलिसिटी के लिए हम मान रहे हैं ये भी स्टार स्टार कनेक्शन है कि यहाँ पे भी स्टार है यहाँ पर भी स्टार है। तो स्टार में होता ये है कि जैसे कि स्टार आप देख रहे हैं, स्टार के अगर बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूँ। स्टार कुछ तरीके से स्टार है। तो मान लीजिए ये A1 है और ये आपका A2 है, ये B1 है, ये एक पॉइंट है B2 है, ये C1 है और ये पॉइंट C2 है। तो स्टार मतलब होता है कि उस वायर के कोई भी एक पॉइंट वो तीनों के एक जगह के मिल जाए। तो ऐसे कि जैसे कि आप देख रहे हैं एक वायर A1 A2 है, B1 B2 है, C1 C2, मुझे स्टार बनाना है तो हमने क्या किया, A2 को B2 से शॉर्ट कर दिया और B2 को हमने C2 से ज्वाइन कर दिया और ये टर्मिनल हमने बाहर निकाल लिए। यहाँ हम इनपुट दे देंगे जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ पे आप इनपुट दे दीजिए A B और C में और इस पॉइंट को जोड़ दीजिए। और यहाँ से जो एक वायर आप खींच लेंगे उसको आप जनरली क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। तो A2 B2 C2 से जो ये वायर निकल रहा है A2 B2 C2 से, इसको आप बोल रहे हैं न्यूट्रल। तो यहाँ एक करंट आप जाएगा, इस करंट को आप बोल सकते हैं IA, इस करंट को आप बोल सकते हैं इट इज बेसिकली IB, इस करंट को आप बोल सकते हैं इट इज बेसिकली IC। सिमिलरली सेकेंडरी साइड में हमको स्टार बनाना है तो हम A2 को ज्वाइन कर देंगे B2 से, B2 को ज्वाइन कर देंगे बेसिकली C2 से, और A2 A1 और B1 और C1 से हम इसका आउटपुट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया है तो हम क्या बोलेंगे, IA IB और IC। ठीक है, और क्योंकि न्यूट्रल हमें चाहिए तो न्यूट्रल यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। तो ये जो कनेक्शन है इसको आप कह सकते हैं स्टार विद ग्राउंडेड और इसको आप कह सकते हैं स्टार विद न्यूट्रल और ग्राउंडेड। इसका मतलब ये। बाकी मैं डिटेल एनालिसिस के बारे में करूंगा, न्यूट्रल क्यों लगाते हैं, क्यों हम स्टार को ग्राउंड बनाते हैं, क्या फायदे क्या नुकसान, वो सब ये धीरे धीरे आएंगे। तो ये कनेक्शन जो आपके सामने अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है थ्री फेज ट्रांसफार्मर का कनेक्शन।
और इसमें जो करंट है IA IB IC, जब करंट किसी कॉइल में जाता है, थोड़ा सा मैं बेसिक क्लियर कर देता हूँ कि किसी भी अगर कॉइल में आप करंट को पास करते हैं, ये भी को ध्यान रखना है, किसी भी कॉइल में करंट को पास करते हैं, उस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स n है, उसका इंडक्टर L है, तो n फाई इजिकल्स टू L इंटू आई से, चूंकि इसमें करंट आपने ए दिया है और B दिया है, C दिया है, तो इसमें फ्लक्स बनेगा, यानी कि करंट के जाने से इसमें फ्लक्स बनेगा और वो फ्लक्स इस तरीके से आपका मूव करेगा। दिस इज फाई ए, दिस इज फाई बी, एंड दिस इज फाई ए, फाई बी, दिस इज फाई सी। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि फाई ए बनेगा, फाई बी बनेगा और फाई सी बनेगा। ये एक बहुत सिंपल रिप्रेजेंटेशन है थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर का। कुछ नहीं करना, तीन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को आप जोड़ दीजिए इस तरीके से, स्टार या डेल्टा के फॉर्म में। प्राइमरी स्टार भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है, सेकेंडरी स्टार भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये एज्यूम किया है कि अभी की कंडीशन में दोनों स्टार स्टार है, ठीक है। पर इसमें प्रॉब्लम है, ये काम तो करता है और कर भी रहा है, पर इसमें जो ट्रांसफॉर्मर है उसका साइज बहुत बड़ा होगा। तीन आप इंडिविजुअल आप ट्रांसफॉर्मर ले जा रहे हैं, इतना हैवी वोल्टेज आपको ट्रांसफर कर रहा है, उसके हिसाब से इसका इंसुलेशन की कॉस्ट, इसके हिसाब से इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो ये कोर का एरिया उसकी कॉस्ट, प्लस इसमें जो लॉसेस होंगे वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। और इसके साथ साथ हमें इसमें कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जो कि मतलब बेसिकली जो कॉस्ट जैसे ऐसा इशू है, हमें जब ट्रांसफॉर्मर को यूज करना है तो कॉस्ट का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कम से कम रेट में अपना अच्छा काम हो जाए। तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए हम थ्री फेज सिंगल फेज यूनिट को जो अपन ने अलग अलग करके जोड़ के एक थ्री फेज को बनाया है, ऐसा ना करते हुए हम एक बनाएंगे अलग कैटेगरी, जिसको आप क्या बोलते हैं, थ्री फेज बैंक, थ्री फेज बैंक यूनिट। उसमें देखिए हम क्या करते हैं, उसमें हम ये करते हैं, मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। उसमें हम इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर को ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये एक वायर हो गया, ये इस तरीके से वायर हो गया, ये ट्रांसफॉर्मर का कोर हो गया इस तरीके से, यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मर का कोर हो गया, सॉरी आई एम सो सॉरी फॉर दिस, लाइक दिस इज वन कनेक्शन। यहाँ फिर हम इधर गए, यहाँ से इधर गए, यहाँ से इधर, इस तरीके से हम इस ट्रांसफॉर्मर को बना सकते हैं। इसको जनरली नाम दिया गया है शेल टाइप, सॉरी कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। दिस इज बेसिकली कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, दिस इज बेसिकली कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, कोर टाइप, और इसका नाम जो है वो दिस इज कोर टाइप। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। यहाँ पे हम दो अलग अलग प्राइमरी सेकेंडरी लेते हैं, इधर प्राइमरी इधर सेकेंडरी। पर इसमें हम क्या करते हैं, इस टाइप की जो बैंक होती है जिसमें हम कॉस्ट भी बचा रहे हैं, हम चाहते हैं हमारा कॉस्ट कम से कम हो, एरिया भी कम से कम लगे, लॉसेस भी कम से कम हो, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक लिम्ब, इस वर्टिकल स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं लिम्ब। दिस इज बेसिकली लिम्ब। ये एक जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये होता है लिम्ब। जैसे कि अभी यहाँ पे चार लिम्ब है, लिम्ब ए, लिम्ब बी, लिम्ब सी, लिम्ब डी, ठीक है। तो इस सेक्शन को आप क्या बोलते हैं, लिम्ब। ये टर्मिनोलॉजी है, इसको आप बोलते हैं लिम्ब। एक पर्टिकुलर लिम्ब है, जैसे कि इस लिम्ब का मैंने नाम लिया ए, इसको मैंने नाम दिया लिम्ब बी, इसको नाम दिया सी, इसको नाम दिया मैंने डी। इस पर्टिकुलर लिम्ब में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक साथ रखी जाती है। पहले आप प्राइमरी रख दीजिए, सेकेंडरी रख दीजिए, तो यानी कि दोनों वाइंडिंग जो है वो एक साथ रखी जाती है। यानी कि पहले आपने इसमें प्राइमरी वाइंडिंग रख दी, मान लीजिए ये प्राइमरी वाइंडिंग आ गई इस तरीके से, ये प्राइमरी आ गई, और उसी के बाद हमने यहाँ पर क्या कौन सी प्लेस कर दी, सेकेंडरी वाइंडिंग, लाइक दिस। सिमिलरली यहाँ पर हमने प्राइमरी वाइंडिंग रख दी और वहीं पर ही हमने क्या रख दी, सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ रख दी हमने, सेकेंडरी का वायर निकाला और ये जोड़ दिया सेकेंडरी वाइंडिंग इस तरीके से। यहाँ भी जोड़ देते हैं, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई।
और इसके बाद ये एक सेकेंडरी वाइंडिंग, इस तरीके से हम इसको रख सकते हैं। एक ही लिंब में हम दो वाइंडिंग रख सकते हैं। अब डाउट आएगा सर एक ही लिंक में दो वाइंडिंग कैसे रख सकते हैं, वो थोड़ी देर बताता हूँ। पहले से समझो कि अभी तक जो हम प्राइमरी सेकेंडरी को ऐसे अलग अलग शो कर रहे थे, वो यही चीज है, ये चीज वही है, दोनों अलग अलग ही है पर एक लिम्ब में लगी हुई है, एक ही लिम्ब में। लिम्ब मतलब ये वर्टिकल सेक्शन, ठीक है ना, यहाँ 4 लिम्ब है। और हम प्राइमरी वाइंडिंग को जो हमें रिप्रेजेंटेशन यहाँ दे रखा है वो कैपिटल में दे रखा है ना, सॉरी हमने इसको कैपिटल में दे रखा है, तो हम इसको यहाँ ये कैपिटल, तो हम ये नाम दे देते हैं इट इज A1, इसे बेसिकली A2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्मॉल A1, यहाँ बेसिकली क्या आ जाएगा, वायरिंग निकल के आइए, इसको आप क्या बोलेंगे, दिस इज स्मॉल A2। सिमिलरली इसको आप क्या बोलेंगे B1, दिस इज B2 एंड दिस इज स्मॉल B1, दिस इज स्मॉल B2, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज स्मॉल C1, दिस इज स्मॉल C2। हम ट्रांसफार्मर में ये जानते हैं एक साइड से करंट जाता है दूसरी से निकलता है, यानी कि हम इनपुट देते हैं, अगर स्टेप अप करना है तो हमने यहाँ से कुछ वोल्टेज दिया, वहां से कुछ वोल्टेज निकलेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास दो ऑप्शन है A1 A2 और A1 A2 कैपिटल A1 A2 स्मॉल, मतलब ये प्राइमरी है सेकेंडरी है। हम इन दोनों में से किसी को यूज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम A1 A2 में सप्लाई दे कैपिटल में, मतलब प्राइमरी सप्लाई दें, A1 A2 से आखिर मतलब सेकेंडरी से निकालें, तो 6 टर्मिनल्स अपने पास हो गए। कोर टाइप में हमारे पास 6 टर्मिनल्स हो गए, जिसमें हम 6 सॉरी हमारे पास 12 टर्मिनल्स हो गए, 12 टर्मिनल्स है ना, या हमारे पास 12 टर्मिनल्स हैं। हम इसमें मान लीजिए स्टार बनाना है, तो हम A2 B2 और C2 को शॉर्ट कर दीजिए, छोड़ देंगे, और है ना, और A1 B1 और C1 में हम इनपुट दे देंगे। तो आपके हाथ में होता है कि आप बेसिकली किस तरीके चाहते हैं। हम जब करंट देते हैं तो हमने देखा था कि एक फ्लक्स जनरेट होता है इसके अंदर, इस तरीके से ये फ्लक्स जनरेट हुआ। इस फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं, फाई ए बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम जब करंट देते हैं तो यहाँ भी एक फ्लक्स जनरेट होगा, उसको आप क्या बोलेंगे, फाई बी। हम यहाँ करंट देते हैं तो यहाँ क्या जनरेट होगा, फाई सी। अब कुछ चीजें आपको थोड़ा सा सोचना होंगी। फाई ए कहाँ जाएगा, फाई ए यहाँ जाएगा, फाई ए यहाँ जाएगा, ये इसका रिजल्टेंट जो है, इन सब का रिजल्टेंट जो है वो कहाँ जा रहा है, इसमें जा रहा है। तो जिससे बेसिकली फाई ए यहाँ से जो देखिए, यहाँ से फाई ए गया, यहाँ से फाई बी गया, इधर से फाई सी गया। तो अगर मैं इसका एल्जेब्रिक सम निकाल दूं तो यहाँ क्या गया, दिस इज बेसिकली फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी, दिस इज फाई ए फाई बी प्लस फाई सी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाइए कि ये फाई ए है, ये फाई बी है, ये फाई सी है, तो फाई ए जो फाई ए है प्लस फाई बी, जैसे कि ये फाई ए है, ये फाई बी है और ये फाई सी है, इन सब का सम क्या होगा, फाई ए प्लस फाई सी। जब यहाँ से लौटेगा तो इधर क्या चले जाएगा, फाई सी, यहाँ से क्या चले जाएगा, फाई बी, यहाँ क्या चले जाएगा, फाई ए, यानी कि इस वाले लिम्बे में क्या जा रहा है, फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी। अब देखिए, हम एज्यूम करते हैं जनरली, हम ऐसा एजम्पशन हमेशा ये मान के चलते हैं सप्लाई बैलेंस्ड है, सप्लाई क्या है, बैलेंस्ड है, ऐसा हमेशा मान के चलते हैं सप्लाई बैलेंस्ड है। बैलेंस का मतलब होता है कि जो वोल्टेज है वो 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट पर है, जो सप्लाई लगा रखी है आपने VA VB BC या VAN VBN CN, वो बैलेंस्ड है। जो करंट फ्लो होगा, जो करंट आपने एज्यूम किया है यहाँ पर, ये भी क्या होगा, और बेसिकली क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। और जो फ्लक्स जनरेट होगा, यानी कि पहले वोल्टेज था उससे करंट आपने भेजा उस ट्रांसफार्मर में IA IB IC, वो बैलेंस्ड होगा। और क्योंकि करंट से फ्लक्स बना है तो फ्लक्स भी बैलेंस्ड होगा। तो उसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि जो करंट है बेसिकली लेट सपोज इट इज IA, अगर ये बैलेंस्ड है तो अगला करंट जो होगा उनके बीच में, A और B के बीच में 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होगा, और B और C के बीच में भी 120 का फेज डिस्प्लेसमेंट होगा, सॉरी B और C के बीच का, ये आपका C का। चूंकि इस करंट से फ्लक्स बना है तो फाई ए फाई बी सॉरी फाई ए फाई बी फाई सी भी क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे।
जब करंट बैलेंस्ड है और फ्लक्स बैलेंस्ड है तो इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ कितना फ्लक्स जा रहा है, 0। इसका मतलब ये हो गया यहाँ कितना फ्लक्स हो गया, 0, यानी कि जो फ्लक्स का एल्जेब्रिक समय 0 हो गया। यानी कि इस लिम्ब का अगर इस टाइप का कंस्ट्रक्शन आप करते हैं कि आपने 3 अलग अलग कोर को डिजाइन करके उस वाइंडिंग पुट करी, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं रहा। ये एक्स्ट्रा लॉसेस, एक्स्ट्रा एक मटेरियल की कॉस्ट हमें बढ़ा रहा है। तो चूंकि सप्लाई बैलेंस्ड है, करंट बैलेंस्ड है, फ्लक्स बैलेंस्ड है, और फ्लक्स बैलेंस्ड है मतलब फ्लक्स का सम 0 है। इसका मतलब क्या, फ्लक्स उसमें है ही नहीं भाई, इसका सम 0 है। 0 का मतलब क्या हो गया कि जब ये तीनों फ्लक्स यहाँ पर आके मिले तो वो 0 हो गया, यानी कि यहाँ से इसमें मतलब बेसिकली इधर कोई फ्लक्स जा ही नहीं रहा। इसका मतलब ये कि यहाँ कोई फ्लक्स जा ही नहीं रहा, इसका सम वहां आके 0 हो गया। तो अब क्वेश्चन जो उठता है कि फाई ए जा कर रहा है, फाई बी जा कर रहा है, फाई सी कहाँ जा रहा है, वो थोड़ी देर में आएगा। इतना आप समझ लीजिए, क्योंकि सप्लाई बैलेंस्ड है, करंट बैलेंस्ड है, और क्योंकि जो करंट से फ्लक्स बनता है वो भी बैलेंस्ड है। तो बैलेंस मतलब होता है कि उसका सम उस पॉइंट पे 0 हो। तो यहाँ जो, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स ऐड हो रहा था फाई ए फाई बी फाई सी, तो उसका सम कितना हो जाएगा, 0। कोई चीज 0 है, इसका मतलब क्या है, वहाँ फ्लक्स है ही नहीं। यानी कि जो फ्लक्स है वो इन 3 लिम्ब में ही घूम रहा है, फाई ए बी सी में, वो लिम्ब डी में जा ही नहीं रहा। तो लिम्ब डी में फ्लक्स जा ही नहीं रहा, उसका कोई यूज ही नहीं है। जब फ्लक्स जाएगा नहीं तो ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा, तो हम इस लिम्ब को हटा देते हैं। ये हमें लॉस, फालतू में एक कॉस्ट बढ़ा देती है। तो अब जो एक्चुअल में 3 फेज बैंक होता है वो आप देख रहे हैं कुछ तरीके से होता है। तो जो अब 3 फेज बैंक आप देख रहे हैं आपके सामने, वो कुछ इस तरीके से होता है, लाइक दिस। जैसे कि यहाँ भी मैंने मतलब शो किया हुआ है, फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, लाइक दिस। जो 3 फेज बैंक होता है उसमें अब हम वो एक्स्ट्रा वाली लिंब को हटा ही देते हैं, कोई मीनिंग ही नहीं है उसका। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक बाइंडिंग रखी इस तरीके से, ये अपनी एक प्राइमरी बाइंडिंग मान लीजिए। फिर हमने यहाँ पे रखी सेकेंडरी बाइंडिंग इस तरीके से, ठीक है। सिमिलरली इस वाली लिम्ब में गए, इस वाली लिम्ब में प्राइमरी बाइंडिंग रखी, और इस वाली लिम्ब में हमने रखी सेकेंडरी बाइंडिंग, लाइक दिस। सिमिलरली हम यहाँ चले गए, यहाँ पर प्राइमरी बाइंडिंग, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग, इस तरीके से, ठीक है। तो नेमिंग कर देता हूँ। ये यहाँ से जो फ्लक्स है, चूंकि ये ए है तो यहाँ पे A1 A2 मान लीजिए प्राइमरी है, और ये A1 A2 यहाँ पर सेकेंडरी है, तो A है। इससे जो फ्लक्स बनेगा वो बनेगा फाई ए। ये फाई ए कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये इसमें जाएगा, तो यहाँ कितना फ्लक्स जाएगा, दिस इज फाई ए बाई 2। सिमिलरली ये कितना फ्लक्स जाएगा, यहाँ कितना जाएगा, दिस इज अगेन फाई ए बाई 2। तीसरी लिम्ब है ही नहीं, जो मतलब चौथी लिम्ब जो होती है डी वाली, वो है यूज ही नहीं था, उसका 0 हो रहा था। तो यहाँ से फ्लक्स जो है फाई ए का रिटर्न पार्ट तो वो ऐसे मिल गया। फाई ए जो आप यहाँ देख रहे थे, जो फाई ए है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, फाई ए बाई 2 और फाई ए बाई 2 बी में और सी में। सिमिलरली फाई बी जो है, जैसे कि ये हो गया ए के लिए, अगर बी की बात करता हूँ तो फाई बी जो है, जैसे कि ये फाई बी था, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, इट इज फाई बी बाई 2 एंड इट इज अगेन फाई बी बाई 2। सिमिलरली हम कह सकते हैं जो सी है, जो सी है वो अगर हम इसको देखें तो फाई सी यहाँ जनरेट हो रहा था, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, इट इज फाई सी बाई 2, दिस इज फाई सी बाई 2, ठीक है। तो अब हम एक चीज और देखते हैं कि जो जो फ्लक्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फाई ए बाई 2 फाई बी बाई 2, फाई ए बाई 2 फाई ए बाई 2 फाई बी बाई 2 फाई बी, फाई सी बाई 2। दिस इज लिम्ब ए, ये लिम्ब ए थी, ये लिम्ब बेसिकली बी थी, ये लिम्ब सी थी। अगर हम देखें किसी एक लिम्ब में, चाहे ए देख लो, चाहे बी देख लो, चाहे सी देख लो, कितना फ्लक्स जा रहा है,
तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, फ्लक्स इन, लेट्स सपोज फ्लक्स इन लिम्ब ए। लिम्ब ए, लिम्ब मतलब होता है वर्टिकल सेक्शन, ये जो वर्टिकल सेक्शन है इसको आप बोलते हैं लिम्ब ए, दिस इज लिम्ब बी, दिस इज लिम्ब सी। यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी आप देख रहे हैं, इट इज लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, लिम्ब ए, लिम्ब बी, दिस इज द कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। कोर टाइप में अलग अलग 3 टाइप की कोर होती है ना, ये देखा। अब अगर मैं लिम्ब ए की बात करता हूं तो ए के अंदर, लिम्ब ए में जो फाई ए है, लिम्ब ए में जो फाई ए है वो ऐसे जा रहा है। इसके अंदर फाई बी बाई 2 जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। सिमिलरली इसके अंदर फाई सी बाई 2 है वो नीचे की तरफ आ रहा है। अगर रिजल्टेंट हम निकालें इसका, तो फ्लक्स इन लिम्ब ए, तो आप रिजल्टेंट निकालेंगे, लेट्स सपोज फाई ए बाई 2, फाई ए एंड इट इज माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, फाई ए बाई फाई बी बाई 2, दिस इज बेसिकली फाई सी बाई 2। हम कह सकते हैं दिस शुड बी इक्वल टू फाई ए, दिस शुड बी माइनस ऑफ इट इज फाई बी बाई 2 प्लस इट इज बेसिकली फाई सी बाई 2। वी नोज दैट, हम जानते हैं कि फाई ए प्लस एंड दिस शुड बी फाई बी प्लस फाई सी शुड बी इक्वल टू 0, implies that फाई बी प्लस फाई सी इज इक्वल टू, वी कैन से माइनस ऑफ फाई। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए बस, तो हमें ये निकल के आ जाएगा कि लिम्ब ए और बी में, ए में कितना फ्लक्स है। तो फिर जैसे ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा माइनस और माइनस बिकम प्लस एंड इट इज दिस इज फाइव, दिस इज फाइव ए बाय 2, सो इट इज 3 बाय 2 टाइम्स ऑफ फाइव ए। और हम कह सकते हैं, सॉरी, हम कह सकते हैं फ्लक्स इन लिम्ब ए इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट टाइम्स ऑफ फ्लक्स ऑफ फाइव ए। सिमिलरली हम अगर यहाँ भी निकाल के देखें, इस वैल्यू लिम्ब में निकाल के देखें, तो फाइव ए बाई 2 आपका नेगेटिव है, यहाँ से फाइव सी बाई 2 आ रहा है, फाइव बी ऊपर जा रहा है, तो सेम आंसर आएगा। आप करके देख लीजिएगा, फाइव लिम्ब ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट टाइम्स ऑफ फाइव बी आएगा। करके देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। सिमिलरली फाइव ऑफ लिम्ब सी इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट टाइम्स ऑफ फाइव सी निकल कर आएगा। यानी कि एक लिम्ब के अंदर चाहे ए हो चाहे बी हो सी हो, उसमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का जो फ्लक्स है वो 1.5 टाइम्स है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कंक्लूजन जो आ रहा है अभी तक के डिस्कशन का, कि जो मैक्सिमम फ्लक्स है किसी भी लिम्ब में, लिम्ब ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, उस लिम्ब में जो मैक्सिमम फ्लक्स है, मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो 1.5 टाइम्स है उसी के फ्लक्स का। 1 पॉइंट टाइम्स ऑफ फाइव ए, 1.5 टाइम्स ऑफ फाइव सी। अगर सी में दिख रहे हो तो सी के मल्टीपल में ही है, बी के ही मल्टीपल है, उसी के फ्लक्स का 1.5 टाइम्स फ्लक्स जनरेट हो रहा है। फाइव भी जनरेट हुआ पर लिम्ब में बिकॉज ऑफ बी और सी का अफेक्ट, ए में जो जनरेट हुआ उसमें बी और सी का अफेक्ट जोड़ के उसी के फ्लक्स का 1.5 टाइम जनरेट होता है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि कितना फ्लक्स होगा, 1.5 होगा, किसका होगा, उसी के लिम्ब का होगा, नहीं लिम्ब ए का है तो ए का ही फ्लक्स होगा, है ना। तो ये एक एनालिसिस हुआ। तो हमने शुरुआत किससे करी थी, हमने जो शुरुआत करी थी वो करी थी 3 फेज ट्रांसफार्मर से। 3 फेज ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, उसको स्टेप अप स्टेप डाउन में हम यूज करते हैं, हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या किया, 3 सिंगल फेज यूनिट को अलग अलग करके जोड़ने की कोशिश करी स्टार या डेल्टा के फॉर्म में। पर 3 ट्रांसफार्मर लगेंगे, 3 कंजर्वेटर लगेंगे, 3 ऑयल टैंकर लगेंगे, 3 बसेस लगेंगे, तो कॉस्ट बढ़ जाती है, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर बढ़ जाती है। पर उसका सॉल्यूशन क्या है, इन तीनों को जोड़ दो। इन तीनों को क्या जोड़ दिया, एक ही लिम्ब में, लिम्ब एक ही है उसमें अपने प्राइमरी और सेकेंडरी को रखा। सिमिलरली हमने सेकेंडरी और प्राइमरी को बीलीपी में लिखा और तीनों को हमने जोड़ दिया। उसके 12 टर्मिनल बाहर निकाल लेंगे, हमें शॉर्ट करना है, न्यूट्रल करना है, जो हम कर सकते हैं। हमने ऑब्जर्व किया कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इस कॉन्फ़िगरेशन में, जिसमें 4 लिम्ब किसे कहते हैं, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये क्या होता है, 4 लिम्ब। 4 लिम्ब का जो नेटवर्क है या जो आप कह रहे हैं सर्किट है, उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि इस वाले में कोई फ्लक्स ही नहीं जा रहा था डी में।
एडिशनल कॉस्ट हमें उस एरिया की लग रही थी जो कि हमें यूजफुल नहीं है। वो एरिया हमारे किसी का एरिया मतलब वो हमारे कोर किसी काम का नहीं है, फ्लक्स ही नहीं जा रहा। भाई ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, फ्लक्स को जनरेट करता है, फ्लक्स में चेंज होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब फ्लक्स ही नहीं है तो यूज ही नहीं है, तो हमने इसको कन्वर्ट किया। क्या किया हमने, कन्वर्ट करके क्या में कन्वर्ट कर लिया इसको, 3 लिम्ब ट्रांसफार्मर में। इसको आप क्या बोलेंगे, 3 लिम्ब। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमारे काम का होता है। जनरली आप देखते हैं इस तरीके का ट्रांसफार्मर आपको देखने को मिलता है मार्केट में। आपको घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा वो बेसिकली कोर टाइप या शेल टाइप में से इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसमें एडिशनल कॉस्ट नहीं है, जिसमें एडिशनल कुछ एरिया नहीं है। हमारा सारी लिम्ब में देख रहे फ्लक्स है, और हमने ये भी कैलकुलेट किया कि किसी एक पर्टिकुलर लिम्ब में कितना फ्लक्स है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि इसमें फ्लक्स निकालना है 5A 5B 5C, तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है, ये तो बेसिक है, ये वही है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। इन्होंने अलग अलग शो करने की कोशिश करी है, पर अल्टीमेटली रिजल्ट सेम है। इसमें अलग अलग शो करिए पर अलग अलग रखा नहीं जाता। एक वाइंडिंग के ऊपर इंसुलेशन होता है, फिर उसके ऊपर दूसरी वाइंडिंग होती है। जनरली ऐसा ट्रांसफार्मर डिजाइन किया जाता है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर लिम्ब है, उसमें पहले एक वाइंडिंग प्लेस कर दी, फिर उसके बीच में रखा इंसुलेशन, कुछ पेपर की शीट रखी जाती है जिससे वो दोनों वाइंडिंग शॉर्ट ना हो जाए। फिर दूसरी वाइंडिंग जो सेकेंडरी वाइंडिंग की बात चल रही थी वो रखी जाती है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा। स्टेप अप का मतलब है एक लो वाइंडिंग है, दूसरी हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। स्टेप डाउन का मतलब है एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, दूसरी हमारी लो वोल्टेज वाइंडिंग है। अब कौन सी कहाँ रखें, एक लिम्ब में हमें दो वाइंड रखनी है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। अब कौन सा, अब बेसिकली मैंने क्या बताया कि उस लिम्ब में पहले एक वाइंडिंग रखते हैं, फिर एक इंसुलेशन शीट लगाते हैं, दूसरी वाइंडिंग रखते हैं। तो हम कौन सी वाइंडिंग पहले रखें कौन सी बाद में रखें, तो ध्यान रखना ट्रांसफार्मर के अंदर लो वोल्टेज वाइंडिंग हमेशा पहले रखते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट, इंसुलेशन की कॉस्ट कम हो जाती है। लो वोल्टेज है तो कम इंसुलेशन, वोल्टेज डायरेक्टली होता है इंसुलेशन के। इंसुलेशन फेल अगर किसी सिस्टम का हो रहा है तो वो हाई वोल्टेज की वजह से हो रहा है, तो यानी कि इंसुलेशन डायरेक्टली होता है वोल्टेज के। लो वोल्टेज को हम पहले रखते हैं। वो अलग बात है कि प्राइमरी में लो है कि सेकेंडरी में लो है। स्टेप अप होगा तो प्राइमरी में लो होगा, स्टेप डाउन होगा तो सेकेंडरी में लो होगा। हम लो वोल्टेज वाइंडिंग को रखते हैं पहले, उसके बाद हम इंसुलेशन शीट लगाते हैं, उसके बाद हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग को उसके ऊपर रखते हैं। तो ये हर तीनों लिम्ब में होता है कि पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग को लिम्ब में रखा जाता है, इंसुलेशन देन हाई वोल्टेज वाइंडिंग। इंसुलेशन क्यों करते हैं कि आपस में वाइंडिंग शॉर्ट नहीं हो जाए। और पढ़ लीजिएगा, आपने बेसिकली ये पूरा सीख रखा है। दिस इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव, दिस इज दी कोर टाइप ट्रांसफार्मर, जिसमें इस तरीके से होता है। एक और होता है, अपन ने 3 लिम्ब सीखा, 4 लिम्ब सीखा, हम 5 लिम्ब भी सीख लेते हैं। 5 लिम्ब तरीके का ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसको आप बोलते हैं 5 लिम्ब का ट्रांसफार्मर। एक्सट्रीम वेरी लार्ज ट्रांसफार्मर स्पेशल एप्लीकेशन में होता है, वेरी लार्ज एप्लीकेशन में लार्ज ट्रांसफार्मर। कॉस्टली तो होता ही है, लेकिन इस तरीके का भी कॉम्बिनेशन आपको कहीं ना कहीं मार्केट में या देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या करते हैं, तो ये 5 लिम्ब देख लेते हैं। इस तरीके का होता है कुछ, तो भी लाइक दिस। ये यहाँ से अपन ने इसको ऐसे कर दिया, यहाँ से अपन ने इसको बेसिकली ऐसे कर दिया, ये हमने ऐसे कर दिया लाइक दिस, और ये हमने इस तरीके से ऐसे कर दिया। हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर एक वाइंडिंग रखी इस तरीके से, है ना, यहाँ पर हमने एक वाइंडिंग रखी। ये वाइंडिंग का रिप्रेजेंटेशन कभी कभी इस तरीके से ही बुक में मिल जाएगा आपको, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, और इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर देते हैं, कभी कभी बुक्स में भी मिल जाता है। ये इसमें क्या मतलब हुआ कि इसमें हमने दो वाइंडिंग है, पहली वाली वाइंडिंग जो रखी हुई है वो लो वोल्टेज इंसुलेशन है, उसके बाद हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। तो इसका फायदा देखिए क्या है कि यूनिफॉर्मिटी मिल जाती है। करंट यहाँ से गया, सॉरी, करंट यहाँ से गया लौट के यहाँ से आ गया, यहाँ से गया लौट के यहाँ से आ गया, यहाँ से गया लौट के यहाँ से आ गया, लौट के यहाँ से आ गया, ये यहाँ से गया। इस तरीके की यूनिफॉर्मिटी हमें मिल जाती है। पर वही है कि थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा होगी, हाई पावर रेटिंग में इसको यूज़ करते हैं।
होता है। यूनिफॉर्मिटी मतलब देखिए कि यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा खाली है, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा खाली है, एक फ्लक्स यहाँ से जा रहा है, दूसरा खाली से जा रहा है, एक फ्लक्स यहाँ से जा रहा है, दूसरा खाली से जा रहा है, सेंट्रल में यहाँ भी यूज हो रहा है, यहाँ भी यूज हो रहा है, तो यानी कि यूनिफॉर्मिटी है, तो ये ट्रांसफॉर्मर एप्लीकेबल है ना। तो ये दिस इज बेसिकली द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर एंड इट इज अ ट्रांसफॉर्मर बैंक यूनिट which is widely used in the all over the world, and the objective is that to carry the voltage from one level to another level, है ना। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो आपने एजम्पशन लिया है फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी इज इक्वल टू 0, ये एजम्पशन हमने तब माना है कि ट्रांसफॉर्मर में इन्फानाइट परमेबिलिटी है, इन्फानाइट परमिएबिलिटी, इन्फानाइट परमिएबिलिटी है। इसका मतलब ये है इन्फानाइट परमिएबिलिटी, इसका मतलब ये है कि रिलक्टेंस क्या माना है आपने, रिलक्टेंस बेसिकली आपने माना है 0, कि ट्रांसफार्मर में कोई रिलक्टेंस नहीं है, मतलब उसका आसानी से फ्लक्स उसमें मूव कर रहा है। आइडियली ये तो होता है, प्रैक्टिकली देयर विल बी सम चेंज, वो कुछ ना कुछ ये मैग्नीट्यूड आता है तो उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, लेकिन ऐसा मान के चलते हैं कि सप्लाई बैलेंस्ड है, करंट बैलेंस्ड है, करंट से बनने वाला फ्लक्स जो कि फाई ए फाई बी फाई सी है वो भी बैलेंस्ड है। दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोर टाइप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा शेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में और उससे आगे के बारे में। थैंक यू।